जय श्री राम। दोस्तों, ये सवाल कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि जब हम किसी कुंडली का फलित कर रहे होते हैं, तो क्या हमें कारक से विचार करना चाहिए? ऑब्वियसली कारक से विचार करना चाहिए। जैसे पिता की बात करें तो सूर्य का, या माँ की बात करें तो चंद्रमा का। लेकिन इस कारक का क्या महत्ता है और इसको फलित में कैसे यूज़ करते हैं? कितना इसका असर हमारी कुंडली पर देखने को मिलता है? आज इसी बारे में बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि जब हमें कुंडली दी जाती है और पूछा जाता है किसी भाव के बारे में कि करियर कैसा है, या माता का स्वभाव कैसा दिखता है, माता की आयु कैसी दिखती है, तो सामान्यतः हमारा विचार होता है उस भाव पर। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, माँ की बात करें, तो हमें फोर्थ हाउस को देखना होता है, उसके स्वामी को देखना होता है, साथ ही साथ हम चंद्रमा को देखते हैं। पर न केवल यहाँ पर चंद्रमा का विचार करना चाहिए, चंद्रमा से चौथे घर को भी देखना चाहिए। इसे कहा जाता है कारकात भावम। कारकात भावम क्या है? कारक से भाव का विचार। ज्योतिष के कई ग्रंथों में, पर्टिकुलरली अष्टक वर्ग में, तो जगह जगह ये बताया गया है कि अगर आपने पिता का विचार करना है तो सूर्य से 9वें घर को देखिए, अगर माता का विचार करना है तो चंद्रमा से चौथे घर को देखिए, अगर पत्नी का या जीवन साथी का विचार करना है तो शुक्र से 7वें घर को देखिए। इस तरह कई भावों के बारे में बताया जाता है। अब पूरी कुंडली उसी ग्रह के आधार पर घुमाई नहीं जाती, कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जाता। मेरी बात समझिएगा कि भाई, मैं अगर सूर्य जिस भी भाव में बैठा है, अगर उस पूरी कुंडली को घुमा दूं और सूर्य को लगन में बैठा दूं और उसके आधार पर देखने की कोशिश करूं, तो वो इतना सटीक फलित नहीं होगा। तो सटीक फलित कैसे होगा? सटीक फलित तब होगा जब सूर्य से उतने ही भाव की दूरी को देखा जाए जिस भाव का सूर्य कारक है। इस बात को समझते हैं कि क्यों देखना चाहिए और कब ये काम आता है। देखिए, आप अपने बेसिक पैरामीटर को मत छोड़िए, आप भाव को कभी मत छोड़िए। जिस भी भाव का विचार करना हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास टूल है जिसके द्वारा आप फलित कर सकते हैं। उसके बाद उस भाव के स्वामी को ज़रूर देखिए, वो कैसा बैठा है, निर्बल है, बली है। इसके आधार पर आप निर्धारित करें कि उस भाव में जान है कि नहीं। फिर एक भाव में, क्योंकि कई कारकत्व होते हैं, जैसे सप्तम से हम बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं, लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो मैंने अभी पढ़ा या जो मैंने भाव में कमी या खूबी देखी, वो लाइफ पार्टनर पर अप्लाई होगी या बिजनेस पार्टनर पर, उसके लिए आपको कारक की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, बाद में नवांश की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कारक की हेल्प लेनी चाहिए। तो जैसे कारक रोमांस का शुक्र है, तो हमें शुक्र को ज़रूर लेना चाहिए। इस बात की कितनी महत्ता है, आइए इसको समझते हैं कुंडलियों के माध्यम से कि एग्जाम्पल चार्ट में इसे कैसे देखना चाहिए। जैसे ये पत्रिका है, ये पत्रिका है 26 जुलाई 1978 की, समय है 9:40, कारवार कर्नाटक का जन्म है। इनका सिंह लगन है, लगन में बुध शनि शुक्र बैठे हैं, दूसरे भाव में मंगल और राहु विराजित हैं, 8वें घर में केतु बैठा है, नवम में चंद्रमा है, एकादश में गुरु है और द्वादश में सूर्य ग्रह बैठा है। अब इस कुंडली में मान लीजिए हमें पिता का विचार करना है। पहले तो यही एक डिबेट होती है कि पिता के लिए 9th हाउस देखे या 10th हाउस। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, बायोलॉजिकल फादर के लिए, जिनके द्वारा आपको जन्म दिया गया है, अगर उसका विचार करना हो तो नवम भाव पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विषय पर आते हैं तो 9th हाउस को देखते हैं यहाँ पर। अब इस कुंडली में नवम भाव में मेष राशि आती है और उसका स्वामी बनता है मंगल। मंगल यहाँ राहु के साथ है, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। अपने से छठे गया है, कुंडली के दूसरे भाव में गया है। दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छी पोजीशन ये नहीं है। अगर केंद्र त्रिकोण में आता तो इसे शुभ मानते, अगर अपने से केंद्र त्रिकोण जाता तो भी इसे शुभ मानते। हालांकि इस मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि, अपने भाव पर वापस आ रही है, जो कि एक अच्छे संकेत को दर्शाती है कि चलिए, संघर्ष के बाद ही सही पिता के द्वारा सुख की प्राप्ति या पिता के द्वारा सहयोग मिल सकता है। अब इससे आगे बात करते हैं। अब जब देखते हैं कि पिता का कारक सूर्य इस कुंडली में कैसे बैठा है। तो जब हम पिता के कारक की बात करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में 12वें घर में गया, एक अग्नि तत्व ग्रह होकर जलीय राशि में गया, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम सूर्य से 9वें भाव का भी विचार करेंगे।
अगर हम यहाँ पर सूर्य से 9वें घर को देखते हैं तो हमारे पास मीन राशि आती है, और मीन राशि में इस कुंडली में केतु विराजित है, वहाँ पर भी मंगल का प्रभाव दृष्टि आ रही है। तो कुल मिलाकर मंगल का प्रभाव लगन कुंडली के नवम भाव पर, सूर्य से नवम भाव पर, दोनों जगह पर आया और वो नवमेश भी बना। इस कारणवश जब पिता के बारे में हम फलित करेंगे तो हम ज़रूर कहेंगे कि आपके पिता में उग्रता होनी चाहिए। आपके पिता एग्रेसिव नेचर के होंगे। अपनी जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी मेहनत से, क्योंकि अग्नि तत्व राशि का स्वामी है और अपनी राशि को देख भी रहा है, अपने से छटे गया है, इस वजह से स्वयं के द्वारा निर्मित उनका नाम होगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, स्वभाव से अक्खड़ होंगे और आपका और उनका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। क्यों कहा? क्योंकि लगन कुंडली से भी 9th हाउस पे मंगल का प्रभाव है और सूर्य कुंडली से भी 9th हाउस पर मंगल का प्रभाव है। अब एक और कुंडली देखते हैं और इसी नियम को दोबारा समझते हैं। ये कुंडली है 12 सितंबर 1999 की, का जन्म है, मुरादाबाद की कुंडली है, उत्तर प्रदेश की। लगन कन्या है, लगन में चंद्रमा है, तीसरे भाव में वृश्चिक का मंगल, पंचम में केतु, अष्टम में शनि और गुरु, 11th हाउस में 11वें भाव में शुक्र और राहु, द्वादश भाव में सूर्य और बुध। अब अगर हम इस कुंडली की बात करें तो यहाँ नवम अधिपति बनता है शुक्र, जो कि राहु केतु एक्सिस में है। इसका राहु केतु एक्सिस में जाना शुभ नहीं माना जाएगा। अपने से तीसरे और कुंडली के लाभ भाव में गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर केंद्र त्रिकोण में जाता अपने से या लगन से, उसको ज़्यादा बेहतर मानते। यहाँ पे ना तो वो कुंडली के केंद्र त्रिकोण में है, ना अपने से केंद्र त्रिकोण में है, तो ये भी परेशानियों को दिखाता है। फिर इस कुंडली में जो अष्टम अधिपति है, जिसे अच्छे भाव का स्वामी नहीं माना जाता, वो मंगल नवम भाव पर दृष्टि दे रहा है, जो कि नवम भाव को और पीड़ित कर रहा है। अब बात करते हैं कारक की। पिता का कारक सूर्य होता है। सूर्य की पोजीशन देखें तो द्वादश भाव में है, हालांकि स्वराशि का है, एक शुभ ग्रह के साथ है, गुरु की भी दृष्टि उस पर आती है। तो सूर्य में कुछ हद तक पिता तुल्य जो लोग होंगे उनसे सहयोग मिलने की संभावनाओं को बल मिलता है। फर्क समझिएगा, अगर 9th हाउस स्ट्रांग हो तो पिता के द्वारा मिलने का, और अगर कारक स्ट्रांग हो जो पिता तुल्य है, पिता के समान है, उन लोगों से सहयोग मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अब यहाँ अगर मैं सूर्य से नवम भाव का विचार करूं तो वहाँ पर नीच शनि गुरु के साथ विराजित है। दोनों ही वक्री हैं और ये दोनों ही ग्रह अगर उस भाव में है जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसको विशेष लाभकारी नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि सूर्य सिंह में है, और अगर मैं सिंह से शनि गुरु को गिनता हूँ तो एक इस कुंडली में 8वें घर का स्वामी बनता है और एक छठे घर का। दोनों का इकट्ठे होकर सूर्य से 9वें घर में जाना शुभ फलदायक नहीं है। स्थिति में यहाँ पर भी कहना होगा कि पिता से जो सम्मान या पिता के साथ जो आपका रिलेशनशिप दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। पिता के द्वारा कष्ट दिख रहा है, पिता को कष्ट दिख रहा है। इस तरह से आप सूर्य से नवम भाव को भी अवश्य देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुरु से 5वें घर की। होता क्या है, जब हमारे पास पत्रिकाएं आती हैं तो हमसे पूछा जाता है कि इस कुंडली में संतान के योग दिखते हैं कि नहीं, क्या ये कुंडली में विलंब से संतान है या संतान होगी ही नहीं। जब ये सवाल होता है कि होगी ही नहीं क्या, तब हम सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि चलो कहीं से हमें रे ऑफ होप मिल जाए, कहीं से हमें उम्मीद बंधे कि इस कुंडली में संतान प्राप्ति के योग है। तो स्थिति को कैसे देखा जाता है, अब इस बारे में जानते हैं। ये पत्रिका है 14 मार्च 1974 की, डिब्रूगढ़ दिशेरगढ़, क्षमा कीजिएगा, वेस्ट बंगाल। इस कुंडली में ध्यान देते हैं पंचम भाव पर और जानने की कोशिश करते हैं कि पंचम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, पंचम भाव की क्या स्थिति है। इस पत्रिका में पंचम भाव में सूर्य विराजित है, जिसे शनि देख रहा है। दो क्रूर ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव आना निश्चित ही बहुत ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना जाएगा। इस भाव का स्वामी बृहस्पति हालांकि कुंडली के केंद्र में है, लेकिन कुंडली के केंद्र में अष्टमेश के साथ बैठा है। दूसरी बात, वो अपने से द्वादश बैठा है। ये स्थिति संतान के सुख के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बताई जा सकती। इसके बाद बात करते हैं कारक की, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में भाव का स्वामी और कारक एक ही ग्रह है, तो उस पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ फल दुगने हो जाएंगे, मतलब उसका परिणाम ज़्यादा मिलेगा।
अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है बीइंग 8th लॉर्ड, बीइंग 11th लॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है संतान के लिए। ये शुभ है प्रॉपर्टी के लिए, ये शुभ है ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान के एक कारक ग्रह के साथ पंचमेश के साथ बुध का बैठना लाभदायक है। परंतु जब संतान की बात करते हैं तो एक नपुंसक ग्रह का जो कुंडली में अष्टम अधिपति भी हो, उसका साथ बैठना शुभ नहीं माना जाता है। अब गुरु से 5वें भाव की बात करते हैं कि वहाँ क्या स्थिति दिखती है। जब हम गुरु से 5वें भाव पे जाते हैं तो हमें नजर आता है कि वहाँ पर शनि और केतु 2 क्रूर ग्रह विराजित हैं। जैसे कि जन्म कुंडली में सूर्य बैठा था और शनि की दृष्टि थी, यहाँ पर शनि बैठा है अलॉन्ग विथ केतु। अब ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ से अगर मैं देखूं, गुरु से पंचमेश स्वयं बुध बनता है और बुध लगन में ही यानी गुरु के साथ आके बैठा है। इस वजह से ये ज़रूर होगा कि संतान संबंधित चिंताएं मुझे सदैव रहेगी, लेकिन वो जो फल मिलना चाहिए, जो पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए संतान से, वो यहाँ पर कम नज़र आती। जब आप कारकात भाव हम देखें तो एक बार ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रमा से 5वां भाव कैसा है, क्योंकि चंद्र कुंडली की भी अपनी महत्ता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर भी, क्योंकि लगन में ही चंद्रमा है, तो जो बातें हमने लगन के लिए कही वो चंद्र कुंडली पर भी अप्लाई होगी। अगली कुंडली पर आते हैं। ये कुंडली है बांसवाड़ा राजस्थान से। 7 मई 1974, 11:55 रात्रि का जन्म समय है। लग्न मकर है। दूसरे भाव में गुरु विराजित है, तीसरे में शुक्र उच्च का है, चौथे में बुध और सूर्य है, पंचम में केतु है, छठे भाव में शनि और मंगल है और 11वें घर में चंद्र राहु है। इस कुंडली में भी वैसे ही देखना चाहिए। लगन से 5वें घर की स्थिति को देखते हैं, वहाँ पर जब दृष्टि जाती है तो दिखता है कि राहु केतु एक्सेस है। साथ ही साथ में उस घर का स्वामी शुक्र एग्जॉल्टेड है, अपने से 11वें गया है। अपने से 11वें जाना और उच्च का होना ये ज़रूर दिखाता है कि संतान प्राप्ति होनी चाहिए शुरुआती विलंब के बाद। यहाँ पर अगर आप ग्रहों की दृष्टियाँ देखेंगे कि शुक्र को कौन देख रहा है, तो यहाँ पर शुक्र पर शनि की दृष्टि है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से शुक्र को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में संतान के स्वामी को, संतान भाव के स्वामी के ऊपर शनि की दृष्टि विलंब का सूचक है। यहाँ पर हालांकि ये शनि लग्नेश है, वो लग्नेश अपना फल देगा अवश्य, लेकिन वो विलंब का कारक भी है, तो उसके आधार पर वो अपना जो नेगेटिव रिजल्ट है वो भी उतना ही देगा। यहाँ पर अब गुरु से बात करते हैं। गुरु कैसा है? गुरु से पंचम भाव का स्वामी कौन है? गुरु यहाँ पर 2nd हाउस में बैठा है, राहु के नक्षत्र में है, और गुरु से पंचम भाव में 2 क्रूर ग्रह शनि और मंगल है। इस स्थिति में ये भी संतान भाव के लिए शुभदायक नहीं है। गुरु से पंचम भाव में 2 क्रूर ग्रह का आना, लगन से पंचम भाव में केतु का आना, ये दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं दिखती है। जब आप चंद्र कुंडली से विचार करते हैं तो चंद्र कुंडली से 5वें घर में शुक्र उच्च का आता है, जो कि एक फिर भी जैसा कहा कि कुछ स्थिति को बेहतर कर रहा है। इस जातिका को संतान विलंब से प्राप्त हुई। इनिशियल ईयर्स में काफ़ी परेशान रहे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ उम्मीद भी है कि नहीं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने इनकी सुनी और जिस तरह से कुंडली है उस तरह से इनको एक अच्छी संतान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आपको कारकात भावम का विचार करना चाहिए। उस भाव को ज़रूर देखना चाहिए जो कारक से उतनी दूरी पर हो जिस चीज़ के लिए आपने उस कारक को लिया है। अगली बार बात करेंगे शुक्र से 12वें घर के बारे में, शुक्र से 7वें घर के बारे में, चंद्रमा से 4थे घर के बारे में, और जानेंगे इसको कैसे कुंडली पर अप्लाई करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। ग्रह वक्री क्यों होते हैं और उसका क्या फलित है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।